Assalamualaikum everybody, Sadiq Khalil here and I welcome you all to Maths with SK. ये जो वर्ड कॉम्प्लेक्स है, दिस कैन मीन सो मच फॉर सो मेनी डिफरेंट पीपल, लेकिन पर्टिकुलरली मैथ्स में और पर्टिकुलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मीनिंग है, आइए इसको समझते हैं। तो मैं दो इक्वेशंस लिखने वाला हूँ आप लोगों के सामने और मैं फिर उस पर कमेंट करूँगा। तो द फर्स्ट इक्वेशन ओवर हियर इज़ x to the 4 plus 3x squared minus 10 is equals to 0. And then I'm going to write x squared minus 5x plus 6 is equals to 0. तो मैं इन दोनों को कमेंट करूंगा, मैं कहूंगा कि ये वाली इक्वेशन जो है ये नॉर्मल है, ठीक है, और ये वाली इक्वेशन जो है ये कॉम्प्लेक्स है। नाउ अब सवाल पैदा होता है कि कॉम्प्लेक्स क्यों है ये। व्हेन आई फर्स्ट लुक एट दिस इक्वेशन मुझे ऐसा लगता है कि यार ये तो 4th डिग्री इक्वेशन है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा। लेकिन एक मसला है यहाँ पे। मसला ये है कि ये 4th डिग्री इक्वेशन तो है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक भी है, लेकिन क्वाड्रेटिक किसी और चीज़ में है। तो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन की डेफिनेशन जो है वो क्या है कि इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सम फंक्शन ऑफ एक्स। ये जो वर्ड इन सम फंक्शन ऑफ एक्स है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। और यही वाली बात है जो मैं मेकअप वाली बात कर रहा था कि ये जो सम फंक्शन ऑफ एक्स है ना, ये असल में मेकअप है। असल में यही जो है ये मेकअप है। मेकअप क्या है? मेकअप ये है कि बज़ाहिर तो वो कुछ और लग रहा है, लेकिन पीछे एट द बैक एंड वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन बस एक मैपिंग हुई हुई है। इट्स जस्ट सम फंक्शन ऑफ एक्स। मिसाल के तौर पर ये जो मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिखी है, अगर मैं ये कह दूँ कि लेट y बी इक्वल टू एक्स स्क्वेयर्ड, तो क्या ख्याल है, क्या मैं इस पूरी इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वेयर्ड का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू 0। और अभी अभी मैंने कहा कि y जो है वो एक्स स्क्वायर्ड है, तो मैं अगर सिंपली इसको y से रिप्लेस कर दूं इन दोनों को, तो देखो क्या ये एक नॉर्मल लुकिंग इक्वेशन नहीं बन गई? नॉर्मल हो गई है ना। इसका मतलब क्या था कि उस मेकअप के पीछे बस एक फंक्शन छुपा हुआ था जो कि हमने यहाँ पर एक्सपोज कर दिया। ये एक्सपोज कर दिया हमने फंक्शन को, ठीक हो गया। तो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का क्या मतलब है कि इट विल बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सम फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कुछ मेकअप हुआ होगा उसके ऊपर, हमने मेकअप के पीछे देखना है कि क्या है, ठीक है, हमने उसको एक्सपोज करना है, उसको रिवील करना है। ओके, विद दैट सेड हमारा गोल क्या है? हमारा गोल इवेंचुअली यही है कि हमने वैल्यूज ऑफ एक्स को पता करना है, उस फंक्शन की वैल्यू नहीं चाहिए। यानी कि इन दिस केस मुझे y की वैल्यू में इंटरेस्ट नहीं है, मैं y की वैल्यू में इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि y तो एक्स स्क्वेयर्ड है ना, y इज बेसिकली एक्स स्क्वेयर्ड। सो आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन एक्स स्क्वेयर्ड राइट नाउ, आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन एक्स इटसेल्फ, ठीक है। तो मुझे हमेशा x से गर्ज है, मुझे x की वैल्यू तक पहुंचना है। अब वो जो फंक्शन है वो भले ही स्क्वायर है तो मुझे अंडर रूट लेना पड़ेगा, वो अगर अंडर रूट है तो मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, वो कुछ भी हो जाए, मुझे इवेंचुअली x तक पहुंचना है। अगर तो ये क्लियरिटी आ गई है इस पर, तो अब हम आगे चलते हैं एंड एक्चुअली सी कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? पहला तरीका तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखा दिया, वो है सब्स्टिट्यूशन। वो ये है कि इफ़ वी हैव ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि x to the 4 minus 5x squared प्लस 6 इज इक्वल टू 0, राइट। तो पहला मेथड जो है वो यही कि हम सब्स्टिट्यूशन कर दे, तो हम कहते हैं लेट y बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड। हम थोड़ी देर के लिए यही कह देते हैं, सही हो गया। अच्छा, तो फिर उसके वजह से क्या होगा कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर्ड का स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर्ड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और मैंने चूंकि ये अभी मैंने सपोज किया है, तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। ये किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा रिप्लेस y से, और ये भी रिप्लेस हो जाएगा y से। तो इवेंचुअली इक्वेशन क्या बन रही है? y स्क्वायर्ड माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ लेट्स जस्ट एक्चुअली गो अहेड एंड एक्चुअली सॉल्व दिस और देखें कि हम x तक कैसे पहुंचेंगे, यानी कि जो गोल है ये कैसे अचीव होगा। तो ज़रा देखते हैं। तो आई विल सॉल्व इट जस्ट लाइक एनी अदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो y स्क्वायर्ड minus 3y minus 2y plus 6 is equals to 0. So y common हुआ y minus 3 and minus 2 common हुआ y minus 3 is equals to 0. So y is equals to 2 and y is equals to 3.
क्या ये मेरा फाइनल आंसर है? नहीं, ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा आपसे कहा कि हमने तो उसको सपोज किया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड। तो बेसिकली जब मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, तो बेसिकली मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 3 एंड एक्स स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये वाली जो मैंने सपोज किया था अब मैंने उसको रिवर्ट कर दिया, आई ब्रॉट इट टू इट्स ओरिजिनल सेटिंग्स, राइट। विद दैट सेड, अभी तक हम अपने सोल्यूशन तक नहीं पहुंचे, क्योंकि क्या था गोल? I want you to read this along with me, to find the values of x, not x squared, not under root x, not any function of x, x. हमें x के आंसर्स चाहिए। तो अभी भी हम वहाँ तक पहुँचे नहीं, तो अब हम पहुँचने वाले हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि हम दोनों तरफ अंडर रूट अगर ले लें तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। याद रहे कि अगर अंडर रूट लिया तो प्लस माइनस तो आएगा ना, और फिर दूसरी तरफ यहाँ पर भी अंडर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो आपकी इक्वेशन के, इस वाली इक्वेशन के 4 आंसर्स आ रहे हैं। वो क्या क्या हैं मैं उनको खोल खोल के लिख देता हूँ। ये है -3, -2, +2, +3। तो ये 4 आंसर्स आ रहे हैं इस इक्वेशन के। ठीक हो गया। तो ये है जी कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब हम चलते हैं अपने मेथड 2 पर, और वो है सॉल्विंग इट डायरेक्टली। तो यहाँ पर क्या कैच है, मैं उसी इक्वेशन को दोबारा लिखता हूँ। आई राइट x4 - 5x² + 6 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर हमने अभी कुछ छुपाया हुआ है, इसको हम एक्सपोज करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है। तो वो इन्फॉर्मेशन हमें ये बता रही है कि हम सॉल्व डायरेक्टली तब कर सकेंगे जब हमारे पास ये कॉन्टेक्स्ट हो कि ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक है बट इन सम फंक्शन ऑफ x। यानी कि आप इसको देखकर ये एनालाइज, ये असेस कर सकें कि यार ये क्वाड्रेटिक तो है लेकिन x में नहीं है, क्योंकि जो ये मेरी मिडिल वाली टर्म है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द मिडिल टर्म डिसाइड्स व्हाट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन is about. Should I make it more specific for you, और मुझे कहना चाहिए the variable in the middle term. Okay, so the variable in the middle term decides what the quadratic equation is all about. तो अब मैं देख रहा हूँ कि अपनी जो middle term है उसके अंदर x squared है, x नहीं है। तो आई कैन से कि ये जो मेरा फंक्शन है, ये जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज क्वाड्रेटिक इन x स्क्वायर्ड। सही हो गया। अब जरा इस इंफॉर्मेशन को दोबारा से स्टडी करते हैं, रीड करते हैं। हमें कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए दैट द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन सम फंक्शन ऑफ x। अगर तो हमने ये रिकग्नाइज कर लिया है तो ऑनेस्टली सब्स्टिट्यूशन की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तो आपकी वो एक्सपर्ट निगाह अभी से ही आ गई है, यू कैन लुक एट इट लाइक दैट, तो ऑनेस्टली सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। अब जब मैं इसको फैक्टर्स बनाने लगूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूँगा कि अच्छा इसके फैक्टर्स कुछ यूँ बन रहे हैं कि ये हो जाएगा x⁴ -3x² -2x² + 6, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर आ जाएगा x² कॉमन आ जाएगा दिस टाइम, एंड इन ऑन द इनसाइड आई विल हैव x² - 3, और यहाँ पर -2 कॉमन आ जाएगा और अंदर आ जाएगा x² - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। यहाँ पर अब क्या आ गया, यहाँ पर आ गया x² - 2 और x² - 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से अगेन वही वाला प्रोसेस दोबारा रिपीट होगा। तो x² becomes 2 एंड x² becomes 3। यहाँ से 4 आंसर्स आ रहे हैं हमारे पास x के लिए, वो है -2, -3, +2 एंड +3, जैसे कि पहले हमने देखा। तो एग्जामिनर कहता है कि यू कैन यूज़ आइदर मेथड, लेकिन हमें स्टूडेंट के अंदर, कैंडिडेट के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग, ये कॉन्टेक्स्ट नज़र आना चाहिए कि उसने ये रिकग्नाइज कर लिया कि ये क्वाड्रेटिक तो है लेकिन ये क्वाड्रेटिक इन सम फंक्शन ऑफ x है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? तो अब आई विल ट्राई टू मेक इट ईजी फॉर यू। मैं ऐसे समझाने की कोशिश करूँगा जिससे भूलेगा नहीं, एंड फॉर दिस आई विल यूज़ none other than cats। ठीक हो गया।
तो यहाँ पर हमने एक कैट छुपाई हुई जो कि आपके लिए मैं अब एक्सपोज करने जा रहा हूँ। देयर वी गो। तो बड़ी ही क्यूट सी कैट है। इसको समझते सामने रखते हुए समझते हैं कि एक जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अगर ये बात समझ आ जाएगी तो यू कैन सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑन द प्लैनेट, वो जितनी भी कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, तैयार हैं? अब आगे चलते हैं। तो इस कैट को मैं कॉपी करता हूँ और मैं इसकी कुछ कॉपीज़ बना लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है जी। अच्छा, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट चीज़ें क्या हैं कि एक टर्म होती है जिसका कोफिशिएंट a होता है और उसके साथ एक वेरिएबल आता है, इन दिस केस एक कैट आती है। फिर यहाँ पर हमारे पास b आ जाता है और एक उसके साथ एक और वेरिएबल आ जाता है। ठीक है जी। और फिर हमारे पास यहाँ पर c आ जाता है इज इक्वल टू 0। दुनिया की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी फॉर्म की होगी। ठीक हो गया। अच्छा, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। कैट्स हमारी बड़ी अच्छी लग रही हैं और हमारे सामने हमारी इक्वेशन में फिट हो गई हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी? ये जो पावर ये b वाली कैट के ऊपर होगी, लेट्स से n, अगर तो उसका डबल a के साथ है तो ये जो है ना, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन in what? You guessed it. It is a quadratic equation in cat to the power of n. Yes, indeed. हमारी एग्जाम्पल में यही इसका जवाब है कि इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कैट टू द पावर ऑफ n. तो आई होप यू आर एबल टू सी दिस कि इससे कितनी बात समझ में आ गई कि यहाँ पर कुछ भी आ जाए। ठीक है, यहाँ पर कैट हो सकती है, डॉग हो सकती है, लेट्स सपोज tan x हो सकता है, cos x हो सकता है, x टू द पावर 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एज लॉन्ग एज b वाली टर्म के साथ जो कैट या वेरिएबल आ रहा है अगर वो n पावर पे है, रेज हुआ हुआ, और जो a के साथ है वो उसका ट्वाइस है, तो ये इंडीड एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या नहीं होगी? मिसाल के तौर पर मेरे पास है ax प्लस bx प्लस c, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अगर तो b के ऊपर पावर 3 है तो असूलन ax के ऊपर क्या पावर होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पर 5 आ जाए तो ये अब क्वाड्रेटिक नहीं रही, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर 6 होता तो मैं देख रहा हूँ कि जो मिडिल टर्म का वेरिएबल है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि वो डिसाइड करता है ओवर हियर, तो मिडिल टर्म के वेरिएबल को देखूं तो यहाँ पर क्या है? एक्स क्यूब है, तो यहाँ पर फिर क्या होना चाहिए? x6 होना चाहिए, और इंडीड x6 ही है, लिहाजा वी कैन से कि दिस इज ए क्वाड्रेटिक इन x क्यूब। बट आई थिंक ये सारी डेफिनेशंस पीछे रहेगी। ये जो कैट वाली एग्जांपल है ये सबसे अच्छी है एंड इट विल बी द मोस्ट बेनिफिशियल। तो कैट टू द पावर ऑफ n अगर मिडिल टर्म में है तो फिर जो फर्स्ट टर्म होगी वहां पे कैट टू द पावर ऑफ 2n होना चाहिए। इट हैज टू बी द ट्वाइस फॉर इट। सो विद दैट सेड वी कंक्लूड दिस लेक्चर। कैट वाली एग्जांपल बहुत ही रिफ्रेशिंग थी। आई एंजॉयड, आई लव्ड मेकिंग इट। आई होप आपको भी इसकी समझ आई होगी। तो इफ़ यू वांट द नोट्स फॉर दिस क्लास जो मैंने अभी अभी बनाए हैं, यू कैन यूज द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।